नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा अयोध्या सिंह उपाध्याय की काव्यगत विशेषताओं के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त जी की काव्यगत विशेषताओं के बारे में। वे द्विवेदी युग के कवि व राष्ट्रीय विचारधारा के कवि माने जाते हैं। वे प्रथम राष्ट्र कवि की उपाधि का जो नामकरण है वो उन्हीं को दिया गया था। वो भारत के प्रथम राष्ट्र कवि माने गए हैं। उन्होंने अपनी रचना भारत भारती में भारत के अतीत का गुणगान किया है। वह उसके माध्यम से भारतीयों को जागृत करने का आह्वान किया है। गुप्त जी के काव्य में अनेक विशेषताओं का समावेश है। उससे पहले हम उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। उनकी रचना साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया व इसके अलावा भी अन्य रचनाएं हैं जिनमें उनकी मानवतावादी विचारधारा वर्णित होती है। आइए हम उनके काव्यगत विशेषताओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है राष्ट्रीय चेतना व अतीत का गुणगान। राष्ट्रीय चेतना व अतीत का गुणगान। उनके काव्य में राष्ट्रीय विचारधारा परिलक्षित होती है। उनकी रचना भारत भारती में राष्ट्रीय विचारधारा का समावेश है। भारतीयों को जागृत करने के लिए उन्होंने रचना लिखी और अतीत का गुणगान भी उस रचना में मिलता है। उन्होंने भारत की प्राचीन परंपराओं को व यहाँ की रीति रिवाज को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए भारतीयों को अनुसरण करने का आह्वान किया है। वह देश को स्वतंत्र कराने के पक्ष में उन्होंने अपने काव्य की रचना की और उसमें विशेषतः राष्ट्रीय विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने भारतीयों को अंग्रेजों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ बताया और इनका राष्ट्रीय चेतना का एक उदाहरण देखिए। वह इसमें अतीत गुणगान के भी गुण परिलक्षित होते हैं। एक उदाहरण है राष्ट्रीय चेतना का। हम कौन थे और क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारे बैठकर के ये समस्याएं सभी। गुप्त जी आह्वान करते हैं कि हम भारतीय क्या थे, क्या हैं और क्या हो गए और भारत जिन समस्याओं से जूझ रहा है उनकी आओ बैठकर हम चर्चा करते हैं। गुप्त जी की काव्यगत विशेषताओं में दूसरी जो विशेषता है वो है मानवतावादी विचारधारा। दोस्तों, इनके काव्य में मानवतावादी विचारधारा वर्णित है और उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम व भ्रातृत्व भावना का भी अपने काव्य में समावेश किया है। उन्होंने मानव धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है और उनका एक उदाहरण देखिए। किंतु हमारा लक्ष्य एक अंबर, एक भूसागर, एक नगर सा बने विश्व, हम उसके नागर।
उन्होंने एक मानवतावादी लक्ष्य को हासिल करने के लिए कहा है और सभी मनुष्यों को एक लक्ष्य हो, एक अंबर, एक भू और एक सागर, एक नगर, और ये पूरा विश्व एक नगर सा बन जाए और हम उसमें रहने वाले नागर निवासी बने। और उन्होंने मानव धर्म को अपने साकेत काव्य में मानव धर्म को ही सर्वोपरि मानते हुए एक आदर्श काव्य की स्थापना की है। आइए हम चलते हैं तीसरी जो विशेषता है वो है गांधीवादी विचारधारा। मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने काव्य में मानवतावादी विचारधारा व राष्ट्रीय चेतना के अलावा गांधीवादी विचारधारा को भी वर्णित किया है। तत्कालीन भारत में गांधी जी के गुणों से प्रभावित प्रत्येक कवि, जिनमें से एक गुप्त जी भी थे, उन्होंने अपने काव्य में गांधीवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। और उनका एक उदाहरण देखिए, रामकथन, जिसमें गांधीवादी विचारधारा हमें दिखाई देती है। आइए देखते हैं। पर जो मेरा गुण कर्म स्वभाव धरेंगे, वे औरों को भी तार पार उतारेंगे। यहाँ पर राम समझाते हुए कहते हैं कि मेरे गुण और कर्म जो भी कोई धारण करेंगे, वे औरों को भी, वे स्वयं को ही नहीं और व्यक्तियों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे और इस भवसागर, इन समस्याओं से वो पार उतरेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुप्त जी के काव्य में गांधीवादी विचारधारा चित्रित की गई है। गुप्त जी की काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत हम जो चौथा पॉइंट है वो देखते हैं, वैष्णव संस्कार। गुप्त जी हिंदू संस्कृति में अधिक विश्वास रखते थे और उन्होंने वैष्णव धर्म की मान्यताओं को ग्रहण किया था और उनकी परंपराओं को, रीतियों को अपने काव्य में भी उन्होंने दर्शाया है। और उन्होंने अपने काव्य में वैष्णव के जो क्रियाकलाप थे, कर्मकांड थे, उनको अधिक श्रेष्ठ बताया है और अंग्रेजों की तुलना में भारतीयों को सर्वश्रेष्ठ बताया है। उन्होंने वैष्णव संस्कारों को दर्शाते हुए अपने काव्य में उदाहरण दिए हैं। आइए देखते हैं। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ बताने आया। जो आर्य थे, भारत में आर्यों का राज्य था और आर्यों ने अपने कर्तव्य को, मानव धर्म को आदि को अपने सर्वश्रेष्ठ समझा और मानव धर्म को सर्वोपरि मानकर वह लोक कल्याण के बारे में सोचते थे। उसी प्रकार गुप्त जी भी अपने काव्य में आर्यों के द्वारा बता रहे हैं कि जिस प्रकार से आर्य धन को तुच्छ मानते थे, वैसे ही हमें भी धन को तुच्छ मानकर लोक कल्याणकारी कार्यों में लग जाना चाहिए। जिस प्रकार से वैष्णव धर्म में भी मानव हित को सर्वोपरि माना गया है। और आइए अगला जो पॉइंट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। गुप्त जी ने अपने काव्य में नारी चरित्र को भी महत्व दिया है। उन्होंने अपने काव्य साकेत, यशोधरा आदि रचनाओं में
नारी स्वातंत्र्य की बात की है और नारी को पुरुष के समान ही शक्तिशाली माना है। उन्होंने राम व सीता का अपने काव्य में वर्णन किया है। राम का मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में वर्णन किया है, तो सीता का भी उनके सहयोग देने के लिए वर्णन किया है। आइए सीता जी का चित्रण किया है, उसका उदाहरण देखते हैं। औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती है, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती है। यहाँ पर सीता जी के आत्मनिर्भर होने का वर्णन किया गया है। और सीता जी जब अयोध्या से रावण का वध करके राम के संग जब सीता जी अयोध्या लौटती है और जब उनको वनवास मिलता है, तो वो अन्य नारियों की तरह उदासीन या विरह से पीड़ित नहीं होती, बल्कि उन समस्याओं का सामना करती है। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि गुप्त जी ने नारी को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र दिखाया है। उन्होंने नारी को बहुत शक्तिशाली चित्रित किया है अपने काव्य में। आगे हम चलेंगे गुप्त जी की अन्य विशेषताओं के बारे में। अगले पॉइंट पर चलते हैं, समाजोन्मुखी काव्य। गुप्त जी ने अपने काव्य में समाज को उन्नत बनाने का संदेश दिया है और समाज में लोकहित को सर्वोपरि मानकर उन्होंने अपने काव्य की रचना की है। उनके काव्य में समाज को उन्मुख करने के लिए संकेत दिए गए हैं, उपदेश दिए हैं। आइए उनका एक उदाहरण देखते हैं। च्युतों को धैर्य से कभी ही मिलाना जानते, अर्थात धैर्य से विमुख व्यक्तियों को ढाढ़स बढ़ाने का या धैर्य देने का कार्य कभी करते हैं। वे ही नितांत पराजितों को जय दिलाना जानते हैं, और जो हताश हो चुके हैं, पराजित हो चुके हैं, उनमें भी एक आत्मविश्वास के प्राण फूंकना, उनको जय दिलाने का कार्य भी कवि ही करते हैं। और कवि का कार्य समाज को उन्मुख बनाने का है। जिस प्रकार से प्राचीन काल में राजाओं को युद्धों के लिए प्रेरित करने के लिए, समाज हित के प्रेरित करने के लिए कवि या चारण या भाट वो उनको प्रेरित करते थे, उसी प्रकार गुप्त जी भी अपने काव्य में लोकहित को, समाज उन्मुखता को ज़्यादा महत्व देते हैं। अगला जो इनका उदाहरण है काव्य का, काव्यगत विशेषताओं का, वो है समन्वित काव्य। इनका काव्य समन्वय का बहुत बड़ा उदाहरण है। इनके जो कथानक है, इनके काव्यों में जो कथानक है वो इतिहास से भी लिए गए हैं और शास्त्रों से भी लिए गए हैं। पुराणों, वेद, उपनिषदों आदि से भी कथानक लिए गए हैं और इनका काव्य समन्वय की झलक है। इन्होंने बहुत से प्राचीन कथाएं, जैसे यशोधरा है, जिसमें महात्मा बुद्ध और वह उनकी पत्नी की कथा का प्रसंग है। साकेत में राम के वन गमन करने के पश्चात भरत व राम का मिलाप दिखाया गया है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि उनका काव्य समन्वित काव्य है। उनके काव्य में विषय वस्तु अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग शास्त्रों से ली गई है। इस प्रकार
उनका काव्य समन्वित काव्य का उदाहरण है। अगला जो टॉपिक है वो है भाषा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के आग्रह पर इन्होंने खड़ी बोली में अपना काव्य प्रारंभ किया और इन्होंने सर्वप्रथम साकेत खड़ी बोली में लिखा, जो एक महाकाव्य है, खंड काव्य है। और इन्होंने अपने काव्य में खड़ी बोली के अलावा तत्सम शब्द, देशज व क्षेत्रीय शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनके काव्य में मुहावरों आदि का प्रयोग किया गया है। अगला जो इनके काव्य की विशेषता है वो देखते हैं, छंद योजना। हम देखते हैं इन्होंने अपने काव्य में संस्कृत के छंदों का प्रयोग किया है और छंदों में यति गति का बहुत ही स्वाभाविक ढंग से प्रयोग किया है। इनके काव्य के छंद बहुत ही सटीक व काव्य शास्त्र के अनुकूल ही प्रयोग मिलते हैं। अगला जो इनका उदाहरण है वो है अलंकार योजना। गुप्त जी ने अपने काव्य में विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है, जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष आदि अलंकारों का स्वाभाविक व प्रभावी ढंग से प्रयोग किया है। इन्होंने विभिन्न प्रकार के अलंकारों के उदाहरण भी दिए हैं और आगे हम देखेंगे इनकी काव्यगत विशेषता, शैली। गुप्त जी की काव्यगत शैली प्रबंध व मुक्तक शैली का मिश्रण मिलता है। इनके काव्य मुक्तक शैली में भी लिखे गए हैं व प्रबंध शैली में भी लिखे गए हैं। और इनका काव्य खड़ी बोली में लिखा गया है। इनकी शैली में वर्णनात्मक, चित्रात्मक व भावात्मक शैली के भी उदाहरण मिलते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गुप्त जी द्विवेदी युग के महान साहित्यकार व राष्ट्रीय चेतना से सराबोर थे। भारतीयों को उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से जागृत किया और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।